नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन त्यागी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीसीएमई फिट में। तो आज हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। बच्चों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि वो केमिस्ट्री को किस तरह से समझे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, कुछ को फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनकी वजह क्या है। तो उस बेसिक को आज मैं आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि विदाउट बेसिक क्लियर करे आप केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट से हम लेते हैं क्या, कि वैद्युत धनात्मक आयनों अथवा ऋणायनों की सूची। क्योंकि हमें किसी भी समीकरण को बनाने के लिए धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस नहीं होंगे तो हम कोई भी इक्वेशन नहीं बना सकते। तो आज हम इक्वेशन को बनाने से पहले सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आयंस क्या क्या होते हैं और उनकी बैलेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल बैलेंसी वालों की, अर्थात जो एकल संयोजी आयन होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो एकल संयोजी आयन जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, सिल्वर, अमोनियम, क्यूप्रस और ओरस। अब बात आती है इनकी बैलेंसी की, ठीक है। तो बैलेंसी, जो हाइड्रोजन की बैलेंसी हम लिखेंगे वो ओनली वन पॉजिटिव लिखेंगे, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी होगी H पॉजिटिव। उसके बाद आपका पोटेशियम आता है, पोटेशियम की बैलेंसी K पॉजिटिव आ गई, सोडियम की बैलेंसी Na पॉजिटिव आ गई, और सिल्वर की बैलेंसी Ag पॉजिटिव, अमोनियम की बैलेंसी NH4 पॉजिटिव, और क्यूप्रस की बैलेंसी Cu प्लस। इसी प्रकार ओरस की बैलेंसी Au प्लस। तो ये आपको बैलेंसी याद होने चाहिए किसी भी इक्वेशन को समझने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं द्विसंयोजी आयंस की। तो जो हमारे डबल वैलेंट आयन है उसमें सबसे पहला क्या है, बेरियम। तो बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है Ba+2। इसी के साथ कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है Ca+2। कैडमियम की वैलेंसी होती है Cd+2। ट्रम्बस की वैलेंसी होती है Pb+2 एंड क्यूप्रिक की वैलेंसी होती है Cu+2, और फेरस की वैलेंसी होती है Fe+2, और मरकरी की वैलेंसी होती है आपकी Hg+2। अब देखो, हमने अभी देखा था एक आयन, यहाँ पे एक था क्यूप्रस, तो वैलेंसी क्या थी, Cu ओनली वन पॉजिटिव। और अगर हम बात करेंगे क्यूप्रिक की, तो ये भी कॉपर से ही बने हैं दोनों के दोनों, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी +2। तो इसी चीज को आपको समझना होगा, किसी रिएक्शन में Cu2s आ सकता है, किसी में Cu ऐसा आ सकता है। तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि कहां पर क्यूप्रस लिया है उन्होंने और कहां पर क्यूप्रिक लिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ट्रिपल वैलेंसी वालों पर। तो ट्रिपल वैलेंसी में सबसे पहले एल्यूमिनियम आता है। अब एल्यूमिनियम मीन्स Al+3। क्रोमियम के लिए आता है तो Cr+3, फेरिक Fe+3, ओरिक Au+3, आर्सेनिक As+3। तो इस टाइप की इनकी हमारी बैलेंसीज आई हैं। अब हम बात करते हैं टेट्रावैलेंट की। तो टेट्रावैलेंसी वाले क्या होते हैं, चतुसंयोजी। अब जिनकी बैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। अब जिनकी संयोजकता 4 होती है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला क्या है हमारा, प्लम्बिक, Pb+4। उसके बाद क्या है हमारा स्टेनिक, तो Sn+4। इसके बाद क्या है हमारा सिलिकन, तो Si+4। इसके बाद हमारा क्या है प्लेटिनम, तो Pt+4। तो ये हमारे चतुसंयोजी जो हमारे वैलेंट आयंस थे वो भी हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। कुछ इसका जो हमारा द्विसंयोजी पार्ट है, इसके कुछ और आयन सही बचे हैं तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो देखते हैं इनको। तो सबसे पहला आपका है स्टेनस, तो Sn+2, और स्ट्रांसियम Sr+2, और जिंक Zn+2, और मैग्नीज Mn+2, और कोबाल्ट Co+2। इसी के साथ लास्ट है आपका मैग्नीशियम, तो इसका क्या आ गया आपके पास Mg+2। अब बात आती है कि ये आपको याद क्यों करने हैं, क्योंकि यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आप इनकी सहायता से कोई भी यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इनकी बात करेंगे अब आगे की। तो आपसे सबसे पहले यही मेरा कहना है कि आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अभी हमने जो पढ़े हैं ये बस ये सब हमारे धनात्मक थे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सिंगल वैलेंसी, डबल वैलेंसी, ट्रिपल वैलेंसी और टेट्रा वैलेंसी। इसके बाद हमारी अगली जो टेबल अब हम पढ़ेंगे साथ में वो हमारी आएगी नेगेटिव की। और जब हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस पूरी तरह से याद हो जाएंगे तब हम कोई भी यौगिक बना सकते हैं, कोई भी कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं।
और वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। अब दोस्तों बात आती है कि जो हमने भी पॉजिटिव वैलेंसी वाले आपको बताए हैं, एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुसंयोजी। अब ये हमारे आते कैसे हैं कि सर के इस पे एक ही संयोजकता क्यों है, इस पे दो संयोजकता क्यों है, इस पे तीन क्यों है, इस पे चार क्यों है, तो उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट जैसे कि आया था H पॉजिटिव, तो इस पे एक वैलेंसी क्यों आई, तो उसका कारण है इसका परमाणु क्रमांक एक होना। ठीक है, तो आपको यदि आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी हो तो उसमें आपने याद करे होंगे उनके परमाणु क्रमांक। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं परमाणु क्रमांक, यहां पर लिख देते हैं तत्व का नाम। ठीक है, एटॉमिक नंबर और ये नेम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिंक। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे जो एलिमेंट्स हो गए टोटल हमने 30 तक के लिख दिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक 30 तक के। वैसे अगर हम बात करें तो मेंडलीव ने जो हमें आवर्त सारणी दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी चल रही है फिलहाल में, तो उसमें हमारे 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से जो 92 एलिमेंट्स होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, और उससे आगे के जो एलिमेंट है वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, अर्थात उनको किसी भी विधि द्वारा लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में बनाया गया है। तो फिलहाल में आप यदि आप 30 एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो आपका 30 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। पहला परमाणु क्रमांक जो है ये एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का है, दूसरा हीलियम का, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, चौथा बोरान, पांचवा चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसी तरह से आपको 30 के 30 याद होने चाहिए। इस तरह से मैं बताता हूं एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। और आगे की बात करते हैं तो गैलीलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। इसी तरह से आपके 118 के 118 एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ज्यादातर कि इनके जो एलिमेंट्स नेम है, एलिमेंट्स नेम से ही उनका सिंबल बनता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है हमारा H होता है। हीलियम की बात करें तो इसका अगर हम स्टार्टिंग का वर्ड ठा लेंगे He, तो ये हमारा इसका सिंबल बन जाएगा। ठीक है, सिंबल, प्रतीक। ठीक है, उसके बाद लिथियम की बात करेंगे तो इसका Li, और बेरिलियम की बात करेंगे तो Be, और बोरॉन की तो ओनली बी ले लेंगे इसका, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एनई, और उसके बाद सोडियम का एन ए। अब आप कहेंगे कि सर सोडियम का Na क्यों है, एस क्यों नहीं है, तो देखो यहाँ पर डाउट बनता है। अब इस डाउट को हम बताएंगे अभी। इसी के बाद मैग्नीशियम का अगर हम बात करते हैं तो Mg आ जाता है, एल्यूमिनियम का Al आ जाता है, सिलिकॉन का Si आ जाता है, फास्फोरस का P आ जाता है। अर्थात सभी जो नेम्स हैं, नेम्स के पहला वर्ड जो है हमारा वो हमारा सिंबल बन रहा है। बट जैसे कि सोडियम में नहीं बना, तो क्यों नहीं बना उसका रीजन बताएंगे अभी। और इसी प्रकार सल्फर को देखते हैं तो सल्फर का क्या हो जाता है S, क्लोरीन का Cl, और आर्गन का Ar, और पोटेशियम का
के, अब पोटेशियम का पी होना चाहिए था, के क्यों आया, तो यहाँ पर भी डाउट बन रहा है। इसी के साथ कैल्शियम की बात करते हैं अब, तो सी ए, ठीक है, स्कैंडियम का एस सी, और टाइटेनियम का टी आई, और वेनेडियम का वी, क्रोमियम का सी आर, सब सही आ रहे हैं, मैग्नीज का एम एन, और आयरन का, अब आयरन का भी देखो यहाँ पे आ गया एफ ई, तो क्यों है, रीजन चाहिए इसका भी। कोबाल्ट का सीओ, निकिल का एन आई, और कॉपर का सी यू, और जिंक का जेड एन। तो कुल मिला के सभी के सही हैं, बट जो हमारा क्रम गलत हो रहा था वो कहां पर हो रहा था, वो आयरन में हो रहा था, और सोडियम में, और एक ये खास उसमें पोटेशियम में। अब देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है। अब हमारे जो साइंस बनी है वो 3 लैंग्वेज से बनी है, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से मिक्सअप है। तो जो हमारे ज्यादातर वर्ड हैं वो तो लिए गए हैं इंग्लिश से ही, बट जिनको जो नेम सेम हो रहे थे, अब देखो यहाँ पर जैसे कि सोडियम है, अगर हम सोडियम का एस लिख देते, क्या लिखते, एस, तो फिर हम सल्फर का क्या लिखते, ठीक है, तो दोनों का जो हमारा प्रतीक था, सिंबल था, वो एक ही हो जाता, सल्फर का भी एस और सोडियम का भी एस। तो इसीलिए जो हमारा सोडियम का नेम है वो हमने लैटिन लैंग्वेज से ले लिया है, जिसमें इसका नाम होता है नेटियम। क्या होता है, नेटियम। नेटियम से हमने क्या बना दिया, उसका नाम Na। तो सोडियम जो है उसका जो प्रतीक है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं नेटियम, ठीक है। इसी के साथ हमारा पोटेशियम है, तो इसका भी जो रियल नेम होता है वो केटियम है, तो केटियम से हमारा के लिया गया है। अदरवाइज फास्फोरस का पी होना चाहिए था। अगर फास्फोरस का पी होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, ठीक है, पोटेशियम का पी लिख देते, मान लो यहाँ पे हम, तो फास्फोरस का क्या लिखते, क्योंकि दोनों का सेम हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हमने पोटेशियम का क्या लिख दिया, के, कैटियम। उसके बाद बात आती है आयरन। आयरन का हमने Fe क्यों लिखा, अगर हम आयरन का आई लिख देते तो आयोडीन का क्या लिखते, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का भी क्या होता है, आई होता है, और आयरन का भी आई हो जाता, दोनों सेम सेम हो जाते, और जब दोनों सेम सेम हो जाते तो फिर ये एक ही तालिका में, एक ही सारणी में नहीं रखे जा सकते। तो इसलिए इसका हमने आयरन का नाम जो दे दिया वो Fe दे दिया, जिसको हम कहते हैं फेरम, ठीक है, फेरम। और अगर हम ग्रीक लैंग्वेज की बात करेंगे तो फेरस। तो ये वर्ड जो है हमारे कुछ अलग से ले लिए गए हैं। इसी प्रकार एक सिल्वर होता है, ठीक है, तो सिल्वर में क्या कर देते हैं हम, सिल्वर का हम Ag कर देते हैं, क्योंकि जो सिल्वर का रियल नेम होता है, अगर सिल्वर का SI हम लिख देते तो फिर सिलिकॉन का क्या लिखते, देखो 14 परमाणु क्रमांक 14 क्या है, सिलिकॉन SI, और सिल्वर का भी SI हो जाता, तो गलत हो जाता ना। तो इसीलिए सिल्वर का हमने Ag ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं Ag का क्या होता है, अर्जेंटम, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको अब रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अब सभी तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव आयंस पढ़े जो हमारे धनात्मक आयन थे। उसके बाद हमने कुछ परमाणु क्रमांक पढ़े, कहां तक के, परमाणु क्रमांक 30 तक के सभी आयन हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि इनकी बैलेंसी बनती कैसे है। तो संयोजकता जो बनती है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही बनती है। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक हमने अभी 1 पढ़ा था इसका, सही है। अब इसी में बोहर और बरी ने एक नियम दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी परमाणु के जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² के अनुसार भरे जाते हैं। अब हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो इसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उस एक इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देते हैं 1s1 से, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक कक्षा में इसकी में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो इसमें परमाणु क्रमांक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, ठीक है। अभी जो हमारा 1s1 और 1s2 इस तरह से आ रहा है, तो ये कहां से आता है, ये हमारा आपबाऊ के नियम से आता है। तो आपबाऊ का नियम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह से सहयोग करते जाइएगा और हम आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपके सभी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन जितने फालतू होते हैं, जितने कमी होती है, उसी के हिसाब से उसकी बैलेंसी तय कर दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें n बराबर 1 के लिए, अगर हम किसी भी परमाणु की पहली कक्षा की बात करते हैं तो हम n बराबर वहां पर 1 रखेंगे,
और बोहर और बरी ने जो हमें समीकरण दी थी उसमें हम पुट करेंगे। तो देखते हैं, 2 इंटू एन का मान कितना पुट करेंगे, 1, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अर्थात पहली कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो 2 आने चाहिए, मगर हाइड्रोजन पर कितना है, 1 है। तो अर्थात इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या ऐसा हो सकता है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन की बैलेंसी हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाती है, 1 बैलेंसी। उसके बाद अगर हम n बराबर 2 की बात करेंगे तो 2 गुणा n का मान कितना पुट कर देंगे यहाँ पर, 2, 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 चौक 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे वो कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम n बराबर 3 की बात करते हैं। तो n बराबर 3 में 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 तिया 9, 2 नाम 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद n बराबर 4, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो बोहर-बरी ने हमारा नियम दे दिया वो दे दिया ये 2, 8, 18, 32। अर्थात किसी भी परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं और चतुर्थ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं। तो ये आपको नियम याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक ले लेते हैं हम सोडियम। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो आपको पता चल गई कि कितनी थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 आ गई क्योंकि उस पर 1 इलेक्ट्रॉन अधिक था, वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर सकता था या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता था। अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम पे जो वैलेंसी होती है +1 होती है। अब वो +1 होती क्यों है, रीजन क्या है इसका, क्वेश्चन का रीजन क्या है, अब कारण देखते हैं। अब तो सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, कितना होता है, 11। अब हम बात करते हैं इसकी बोहर और बरी के नियम के अनुसार। तो बोहर और बरी ने क्या बताया, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं 2, दूसरी में अधिकतम 8। तो देखो 2 और 8 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब परमाणु क्रमांक कितना है सोडियम का, 11, 11 में से 10 गए, कितने बचे, 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। अर्थात तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, परंतु सोडियम की तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इस 1 ही इलेक्ट्रॉन रह जाने के कारण जो सोडियम की हो गई वो बैलेंसी वो धनात्मक हो गई, अर्थात पॉजिटिव हो गई। अर्थात ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को किसी को भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और 8 10, 11 में से 10 घटा दिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या पुष्टि है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिख देते हैं सोडियम Na, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक और ये होता है द्रव्यमान संख्या। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अब जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और ये क्या हो गया है बीच का, ये हो गया परमाणु, मीन्स एटम, ठीक है। तो ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एटम। लगभग परमाणु भार भी यही होता है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो जितना किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात याद रखें हमेशा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, ठीक है। अर्थात किसी तत्व का जितना भी परमाणु क्रमांक होता है उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी कारण अब क्या हुआ था, सोडियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन।
अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा सोडियम में वो वह किसी को दान कर देता है, क्योंकि इसके पास अब क्वेश्चन क्या है, या तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाए, 17 इलेक्ट्रॉन, तब जाके इसके 17 एक 18 होंगे, और अगर 17 इलेक्ट्रॉन भी इसको नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जिससे कि इसकी तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने से अच्छा है क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देता है कि लो भैया, दानी भी बन जाते हैं और साथ के साथ एक इलेक्ट्रॉन देकर इनके पास चिन्ह कैसा आ जाता है फिर वो धनात्मक। तो Na जो होता है उसकी एक वैलेंसी होती है और वो भी क्या होती है, धनात्मक। तो मैंने जो आपको अभी पॉजिटिव वैलेंसी सभी याद करवाई थी अभी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वगैरह सबकी, तो उनकी वैलेंसी जो आती है निकल के वो किससे आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आती है, बोर-बरी के नियम से आती हैं, अफबाऊ के सिद्धांत से आती हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आप बस समझते रहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत ऋणात्मक आयनों अथवा एन आयनों की सूची। अब तक हमने जो पढ़ी थी वो वैद्युत ऋणात्मक धनात्मक आयनों की सूची पढ़ी थी, बट अब हम जो पढ़ेंगे वो वैद्युत ऋणात्मक आयनों की सूची पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एकल संयोजी सिंगल वैलेंसी आयन, उसके बाद में डबल वैलेंसी, फिर ट्रिपल वैलेंसी, फिर टेट्रा वैलेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं Cl की, तो देखते हैं Cl आ गया वो किसके लिए, क्लोराइड के लिए Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव ब्रोमाइड के लिए, I नेगेटिव आयोडाइड के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए OH नेगेटिव, नाइट्रेट के लिए NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट के लिए NO2 नेगेटिव, साइनाइड के लिए Cn नेगेटिव। इसी के बाद ऑक्साइड, अब हम बात करते हैं द्विसंयोजी डबल वैलेंसी वालों की। तो ऑक्साइड के लिए O डाई नेगेटिव, सल्फाइड के लिए S डाई नेगेटिव, और पेरोक्साइड के लिए O2 डाई नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव, और कार्बोनेट के लिए CO3 डाई नेगेटिव, सल्फेट के लिए SO4 डाई नेगेटिव, ऑक्जिलेट के लिए C2O4 डाई नेगेटिव, सिलिकेट के लिए SiO3 डाई नेगेटिव। अब हम बात करते हैं त्रिसंयोजी की, तो देखते हैं सबसे पहले हम बोरेट। तो बोरेट के लिए BO3 ट्रिपल नेगेटिव, और आर्सेनाइट के लिए ASO3 ट्रिपल नेगेटिव, और नाइट्राइट के लिए N ट्रिपल नेगेटिव, और फॉस्फाइड के लिए P ट्रिपल नेगेटिव, एल्यूमिनाइट के लिए AlO3 ट्रिपल नेगेटिव, और फॉस्फेट के लिए PO4 ट्रिपल नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेट्रावैलेंट की, चतुसंयोजी के लिए। तो यहाँ पर हमारे दो ही आए हैं, एक है फेरोसाइनाइड और एक है पायरोफॉस्फेट। तो फेरोसाइनाइड जो होता है FeCN6 टेट्रावैलेंसी, मतलब कि 4 इसकी संयोजकताएं होती हैं नेगेटिव की, और इसी प्रकार पायरोफॉस्फेट की भी P2O7 की भी 4 वैलेंसी होती है माइनस की। और हम बात कर लेते हैं इसकी ओर, अब इसका एक और होता है FeCN6। देखिए सेम है दोनों, बट वैलेंसी में अंतर हो जाता है, इसकी तो 4 वैलेंसी है, इसकी हो जाती है 3। तो यहाँ पर नाम क्या है, फेरोसाइनाइड, परंतु यहाँ पर जो नाम आ जाएगा इसका वो हो जाएगा फेरी साइनाइड। ठीक है, परीक्षा में आता रहता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, और भी काफी यूज होता रहता है। अब हम I की बात करेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स कुछ एनायंस, अगले आयंस की बात करेंगे। अभी हमारे जो मैंने भी आपको लिखवाए थे उसमें से कुछ रह गए थे, तो जैसे कि एकल संयोजी में आपका रह गया था एसीटेट, उसके लिए CH3COO नेगेटिव, और हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट के लिए OCl नेगेटिव, और हाइपोब्रोमाइट के लिए आप यूज करेंगे OBr नेगेटिव, और बाईसल्फाइट HSO3 नेगेटिव, बाईसल्फेट HSO4 नेगेटिव, और परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव। ठीक है, और इसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। और उसके बाद में मैग्नेट है, तो मैग्नेट के लिए हम जो यूज करते हैं वो MnO4 डाई नेगेटिव, सल्फाइड के लिए SO3 डाई नेगेटिव, थायोसल्फेट के लिए H2O3 डाई नेगेटिव, टेट्राथायोनेट के लिए S4O6 डाई नेगेटिव, क्रोमेट के लिए CrO4 डाई नेगेटिव, और डाइक्रोमेट के लिए Cr2O7। ठीक है, इन्हीं से बनता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, और इसके बाद फॉस्फेट है, तो PO4 ट्राई नेगेटिव, और फॉस्फेट की जगह फॉस्फाइट कर देंगे तो PO3 ट्रिपल नेगेटिव। ठीक है,
तो इस तरह से आपके ये वैद्युत ऋणात्मक और वैद्युत धनात्मक दोनों आयनों की मैंने सूची आपको पूरी तरह से तैयार करा दी है। और अगर मैं आपको बता दूं तो अगर किसी भी छात्र के, किसी भी स्टूडेंट के पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के दोनों पूरी तरह दिमाग में याद है अच्छी तरह से, तो आप केमिस्ट्री में कभी भी जिंदगी में मात नहीं खा सकते। केमिस्ट्री का प्रत्येक फॉर्मूला इन्हीं कैटायंस और एनायंस की सहायता से बनता है। ठीक है, तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया करके इनको याद कर लेंगे एकदम, और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे केमिस्ट्री की। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में क्या बताने वाले हैं कि इन पॉजिटिव आयन से और नेगेटिव आयन से मिलके कोई यौगिक कैसे बनता है, कंपाउंड्स कैसे बनता है, और उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है। ठीक है, उनको हम बताने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा हमने एक ले लिया, हमने सोडियम। ठीक है, हमें नाम आ गया परीक्षा में सोडियम क्लोराइड, बताओ क्या होता है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करो किसी चीज से, तो सोडियम क्लोराइड पहले लिखना ही नहीं आएगा तो हम रिएक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि सोडियम क्लोराइड को हम लिखेंगे किस तरह से। तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम का प्रतीक होता है Na, और क्लोराइड का प्रतीक हमने देखो ये रखा, अभी पीछे पढ़ा था, तो उसका क्या होता है Cl नेगेटिव। तो दोनों के दोनों क्या हो गया, Na का तो हो गया पॉजिटिव और Cl का क्या हो गया नेगेटिव। हमारा जो नियम होता है वो क्या होता है कि इसकी वैलेंसी यहाँ पर लिख दो, इसकी वैलेंसी यहाँ पर, तो इन दोनों की वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। और हम क्या काम करते हैं, वैलेंसियों की चिन्ह नहीं लिखते, बस संख्या लिखते हैं कितनी वैलेंसी है। तो जैसे Na वैलेंसी कितनी है क्लोरीन के ऊपर, एक, तो 1। Cl सोडियम के ऊपर वैलेंसी कितनी है, 1। 1 को हम लिखते नहीं है, सही है, तो क्या बचेगा, ओनली NaCl, जिसको हम कहते हैं साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। तो जो मैंने आपको धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन बताए हैं, उनकी सहायता से आप कोई भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। जैसे कि और लेते हैं, एक हमने ले लिया पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम के लिए जो हमारा प्रतीक होता है वो हमारा K होता है, और वैलेंसी जो होती थी 1 होती थी। और सल्फेट के लिए अगर हम बात करेंगे तो SO4 डाई नेगेटिव होता है, और वैलेंसी होती थी -2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे हमारा जो यौगिक है वो बनेगा कैसे। तो इसकी वैलेंसी यहाँ लिख देंगे, उसकी यहाँ K लिखा, वैलेंसी कितनी है 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर SO4 लिख दिया हमने पूरा का पूरा, और उसके बाद में वैलेंसी कितनी है 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। तो हमारे पास जो सूत्र बन के आ गया वो क्या आ गया, ये K2SO4, जिसको हम कह सकते हैं क्या, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का आप प्रतीक जानते हैं Al+3 होता है। सल्फेट का आप जानते हैं प्रतीक SO4 डाई नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी यहाँ। अब हम बात करते हैं इसका, देखो कैसे बनाएंगे सूत्र, तो देखते हैं। तो Al 1 और 1 2, SO4, अब 1 2 3, 3 वैलेंसी है, मगर हम 3 वैलेंसी को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर हो जाएगा SO4 3 43, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे 3। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे फिर, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज, जिसको हम कह सकते हैं क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से हम कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सहायता से यौगिक बना सकते हैं, और उनको अपने माइंड में दोहरा सकते हैं, याद रख सकते हैं, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री में काफी सहायता मिलेगी। इन्हीं सूत्रों की सहायता से आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन बना पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और आगे अगली वीडियो आपको मेरी देखनी है तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, जिससे कि आप लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त हो सके और मैं आगे आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक यू।